आज से हम इस चैप्टर का दूसरा पार्ट विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल के बारे में हमको पढ़ना है। अभी 2, 3, 4 लेक्चर इसी से संबंधित रहेगा कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसमें सेल विभव किसे कहते हैं, उसका मापन कैसे करते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, डेनियल सेल क्या है, ये सब के बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी करना है। तो देखिए, हमें पढ़ना है अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, जिसे गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इसके कुछ टाइप हम लोग देखेंगे। डेनियल सेल के बारे में भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। वोल्टिक सेल भी इसी को कहा जाता है। तो इनमें लिए जाने वाले इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के हिसाब से अलग अलग नाम हैं। बेसिकली ये सभी के सभी क्या हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। और विद्युत रासायनिक सेल का मुख्यतः काम क्या है, उससे संबंधित कुछ खास बातें हम लोग देख लेते हैं। विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने वाला डिवाइस होता है। मतलब ऐसा एक डिवाइस, ऐसा एक उपकरण जिसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रखेंगे, उसमें कुछ इलेक्ट्रोड डालेंगे और वहाँ पर कुछ केमिकल चेंज होगा। उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होता है। उसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उस अभिक्रिया के दौरान जितनी केमिकल एनर्जी वहाँ होती है, वही एनर्जी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऐसे उपकरण या ऐसे डिवाइस जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल। और दूसरी खास बात होता है, विद्युत रासायनिक सेल जो होते हैं वो स्वतः होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया होते हैं। उस रासायनिक सेल के भीतर जो केमिकल चेंज होता है, वहाँ एक्चुअल में रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं और उस केमिकल चेंज के थ्रू हमें एनर्जी मिलता है, जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। और यह एक स्वतः होने वाली अभिक्रिया है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जितनी भी बैटरी हमारे घरों में होता है, चाहे ट्रैक्टर की बैटरी हो, कार की बैटरी हो, मोटरसाइकिल की बैटरी हो, चाहे इन्वर्टर की बैटरी हो, चाहे आपके मोबाइल की बैटरी हो, वो सभी के सभी एक विद्युत रासायनिक सेल ही हैं। केमिकल रिएक्शन उसमें ऑलरेडी ऐसे ही होते रहता है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल में जो केमिकल रिएक्शन होता है वह एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, स्वतः होने वाली अभिक्रियाएं हैं। और तीसरी खास बात, चूंकि यह स्वतः होने वाली अभिक्रियाएं हैं, तो सारे स्वतः होने वाली अभिक्रियाओं के लिए फ्री गिब्स एनर्जी, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन हमेशा ऋणात्मक होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा, 11th स्टैंडर्ड में है थर्मोडायनामिक्स में, कि उसमें हम लोग देखते हैं कि जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है डेल जी, यह जो डेल जी होता है डेल एच माइनस टी डेल एस के फार्मूला से हमको मिलता है। चूंकि स्वतः होने वाली सारी अभिक्रियाओं में एंट्रोपी परिवर्तन हमेशा पॉजिटिव होता है, एंट्रोपी बढ़ता है। प्रकृति में होने वाली सारी घटनाएं स्वतः होती हैं और उन सारी घटनाओं के स्वतः होने की वजह से प्रकृति की एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है। तो जब भी कोई स्वतः रिएक्शन होता है तो इसमें वाला ये वाला टर्म बढ़ता है, ज़्यादा होता है। T2 कांस्टेंट है, तो ये वाली वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होती है एंथैल्पी के तुलना में, तो इसलिए टोटल जो हमको डेल्टा जी मिलता है वो नेगेटिव मिलता है। तो यह विद्युत रासायनिक सेल स्वतः होने वाली अभिक्रिया है। इसमें के चलते हमको गिब्स फ्री एनर्जी या डेल जी के मान हमको नेगेटिव मिलता है। इन पॉइंट को आपको याद रखना है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हुए आज हम देख लेते हैं एकल इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है या अर्ध सेल विभव क्या होता है। उसी को बोलते हैं अर्ध सेल विभव। कैसे, क्यों, अभी बताएंगे। और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसको हम आज देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं।
एकल इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए, यदि हम किसी भी धातु की एक प्लेट को या उसके एक रॉड को उसी के विद्युत अपघट्य विलयन में उसमें डुबो देते हैं, जैसे ये जिंक सल्फेट का एक विलयन है और ये हमारा, और ये जिंक का एक रॉड है, उसी का एक रॉड है। तो जब उसी धातु के एक रॉड को उसी के ही विद्युत अपघट्य विलयन में डुबो देते हैं, तो यहाँ पर इस रॉड में जो जिंक के परमाणु हैं और इस विलयन में जिंक के 2+ आयन और सल्फेट के ढेर सारे आयन्स तैर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये जिंक के इलेक्ट्रोड के जो आयन, जिंक इलेक्ट्रोड में जो परमाणु हैं, उनकी एक ऐसी टेंडेंसी होती है, उनकी इच्छा होती है, उनमें ये गुण होता है उनका कि वो भी इस विलयन के अंदर जाएं और वो भी तैरें। तो इसके लिए शर्त यह है कि आपको आयन के फॉर्म में ही जाना है, क्योंकि यहाँ पर तैरने के लिए आयन के रूप में होना चाहिए। तो जिंक क्या करते हैं, अपने इस रॉड के जितने भी जिंक के परमाणु हैं वो अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर छोड़ देते हैं और उस विद्युत अपघट्य विलयन में चले जाते हैं, उतर जाते हैं, घूमने के लिए, तैरने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। तो चूंकि यहाँ पर ढेर सारे एटम अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो इसलिए यह जो रॉड है नेगेटिव चार्ज वाला हो जाता है, इलेक्ट्रॉन से भर जाता है और इस विलयन में जिंक 2+ आयन की संख्या ढेर सारी बढ़ जाती है। तो शुरू में जब एक जिंक आयन प्राप्त होता है, एक जिंक जब अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है और जिंक 2+ आयन में बदलता है, रिएक्शन हम उसको लिखते हैं, इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है जब कहीं पर भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसे हम ऑक्सीकरण हो रहा है बोलते हैं, या उसकी या ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है तो उसको ऑक्सीकरण हो रहा है बोलते हैं। तो इस तरह से जब जाने लगते हैं, तो जब एक परमाणु, जिंक के परमाणु इस तरह से विलयन में जाता है, दूसरा तीसरा जब जाने लगते हैं तो अब क्या होने लगता है, विलयन में जिंक आयन ज़्यादा होने लगते हैं, तो अब जिंक को ऑक्सीकृत होने से रोकने, जिंक को ऑक्सीडाइज होने से ये रोकने लगते हैं। अब ये इस पर विरोध होने लगता है, ज़्यादा जिंक आयन हो जाते हैं और इस रॉड पर भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा होते हैं वो जिंक 2+ आयन को जाने नहीं देते हैं विलयन में, और यहाँ से जिंक आता भी है तो ढेर सारे जिंक आयन उसको प्रतिकर्षित करते हैं, उसको आने से रोकते हैं। तो कहने का मतलब धीरे 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 जिंक के इस तरह से ऑक्सीकृत होने की अभिक्रिया को, ऑक्सीकृत होने की क्रिया में विरोध होने लगता है। रॉड की तरफ से इलेक्ट्रॉन उसको जाने नहीं देते हैं, खींच के रख लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जिंक में धन आयन को जाने नहीं देते हैं। ढेर सारे जिंक आयन जब विलयन हो जाते हैं तो उस जिंक 2+ आयन, धन आयन को आने नहीं देते हैं, क्योंकि ये धन आयन में प्रतिकर्षण होता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे संख्या बढ़ने लगती है तो एक अपोजिशन कार्य करने लगता है। एक्चुअल में 2 अपोजिशन कार्य करता है, इधर से भी इसको जाने नहीं दे रहे हैं और इधर से आने नहीं दे रहे हैं। तो धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसे आता है कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, काइनेटिक इक्विलिब्रियम, गतिक साम्यावस्था। अर्थात तो ऑक्सीकृत होना चाहते हैं, चूंकि उनकी टेंडेंसी है, उनकी इच्छा है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके विलयन में जाना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन के चलते उसको धीरे धीरे उस प्रक्रिया पर विरोध होने लगता है। और एक समय ऐसे आता है कि दोनों में
एक गतिक साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। जितना जिंक आयन परमाणु आयन में बदलते हैं, यदि 4 जिंक इस उतर करके विलयन में आते हैं तो विलयन के 4 जिंक वापस रॉड पे चले जाते हैं। तो यह एक साम्यावस्था स्थापित हो जाता है, गतिक साम्यावस्था। और इस गतिक साम्यावस्था की स्थिति पर यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। इस यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ये रॉड पूरी तरह से ऋणावेशित हो गया है और यह विलयन पूरी तरह से धनावेशित हो गया है। तो दोनों अलग अलग चार्ज के चलते रॉड और इस विलयन पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और इसी विभवांतर को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर यह ऑक्सीकरण होने की टेंडेंसी दिखा रहा है, इसलिए इस यहाँ पर उत्पन्न विभव को हम ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। तो बहुत से धातु में ऑक्सीकृत होने की टेंडेंसी होती है। तो इस गतिक साम्यावस्था पर जब हम यहाँ पर किसी भी मेथड से यहाँ पर विभवांतर को माप लेते हैं तो वह कहलाता है जिंक का ऑक्सीकरण विभव। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। कुछ धातु ऐसे होते हैं जिनमें इसके अपोजिट क्रिया करने की टेंडेंसी होती है, उल्टा क्रिया करने का गुण होता है, प्रवृत्ति होता है, इच्छा होता है। यहाँ क्या इच्छा थी इनका? इलेक्ट्रॉन रॉड पर छोड़ करके विलयन में जाने की इच्छा थी, जिसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर उल्टा होता है। ये देखिए, कुछ धातुओं की टेंडेंसी इनके अपोजिट होता है। यहाँ पर क्या था? जिंक की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीकृत होने की। यहाँ पर एक उदाहरण लिए हैं कॉपर का। ऐसे ढेर सारे धातु इलेक्ट्रोड और धातु के उसी के विद्युत विलयन में यदि हम डुबोते हैं तो उसके अपोजिट क्रिया करने की टेंडेंसी होता है। अर्थात विलयन में उपस्थित जितने कॉपर आयन हैं वो इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन खींच करके अपचयित होते हैं। प्रत्येक धातु के सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं में होता ही है, सभी धातुओं में उसके सतह पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी वजह से ही ये अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड पर धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके खा करके वापस कॉपर के आयन इसमें जाकर के चिपक जाते हैं। इस तरह से उस क्रिया को हम लिखते हैं। कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और कॉपर परमाणु में बदल जाता है। तो जब कहीं पर भी हम इलेक्ट्रॉन जुड़ता हुआ देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का योग होता है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होता है, तो उससे हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। जहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी आता है, धन 2 से 0 में बदल गया, इसका चार्ज घट गया, धन 2 से 0 में आ गया, तो इसको हम कहते हैं अपचयन होने की टेंडेंसी। तो यहाँ पर जैसे जैसे कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके इसमें चिपकने लगते हैं तो इस धातु रॉड में इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगती है और उस कमी को हम यहाँ लिखते हैं प्लस चार्ज आ जा रहा है। यह इलेक्ट्रोड अब धनावेशित हो जाता है और यह विलयन अब ऋणावेशित हो जाता है। कैसे? सारे धन आयन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके इसमें चिपक गए थे, क्या क्या बच गए? सिर्फ सल्फेट आयन बच जाते हैं। और इस सल्फेट आयन के बचने की वजह से अब ये कॉपर आयन यहाँ नहीं रहे, सिर्फ सल्फेट आयन रह गए। तो सल्फेट आयन की वजह से विलयन ऋणावेशित हो जाता है और यह रॉड धनावेशित हो जाता है। और धीरे धीरे यहाँ पर भी वही प्रक्रिया होने लगती है और इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है। वही प्रक्रिया का मतलब पहले 1 या 2 कॉपर आयन जब यहाँ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके चिपकने लगे तो कॉपर के चिपकने से इस रॉड पर धनावेश आने लगा और धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ने लगी, संख्या बढ़ने लगा, तो यह रॉड धनावेशित होने लगा। तो रॉड का धनावेश इस कॉपर को आने नहीं देता और धीरे धीरे इस विलयन में सल्फेट आयन बढ़ने लगे, कॉपर आयन चिपकने लगे, सल्फेट आयन ज़्यादा होने लगे। तो सल्फेट आयन का ऋण आयन
इस कॉपर को जाने नहीं दे रहा है। वही दो तरफ का अपोजिशन यहाँ पर भी होने लगता है। इलेक्ट्रोड्स का धन आयन इसको अब आने नहीं दे रहे हैं और विलयन का ऋण आयन उसको जाने नहीं दे रहा है। तो धीरे धीरे एक स्थिति ऐसे आता है कि कंप्रोमाइज करते हैं, सामान्य शब्दों में, कि अब ये तैरने वाले कॉपर आयन मौज मस्ती करके थक गए हैं, अब इलेक्ट्रोड में जा कर के आराम करना चाहते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रोड में कुछ आयन जा कर के आराम करने लगे, उसके बाद अब बोल रहे हैं कि नहीं भैया अब हम आने नहीं देंगे, और सल्फेट आयन बोल रहे हैं नहीं अब तुम लोग मत जाओ, हम लोग अकेले कैसे तैरेंगे। तो दोनों में फिर कंप्रोमाइज़ होता है, रॉड में और विलयन में, कि भाई जितने कॉपर यहाँ पर आराम करने के लिए आओगे तो उतने ही कॉपर यहाँ से वापस फिर विलयन में तैरने जाएंगे। इसको हम कहते हैं गतिक साम्यावस्था। अपने विषय के शब्दावली में अब इक्विलिब्रियम आ गया। ये जितने कॉपर यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहे हैं, जाकर चिपक रहे हैं, तो उतने ही संख्या में यहाँ से कॉपर वापस विलयन में आ जाते हैं, और इसको हम कहते हैं साम्यावस्था स्थापित हो गया। तो इस साम्यावस्था स्थापित होने के बाद जो विभवांतर उत्पन्न होता है रॉड और विलयन के बीच, उन्हीं दोनों के बीच के उत्पन्न विभवांतर को यदि हम किसी तरह से मेजर कर लें तो वही विभवांतर को हम कहेंगे इस इलेक्ट्रोड का विभव, पोटेंशियल ऑफ दिस सिंगल इलेक्ट्रोड या दिस इलेक्ट्रोड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। और चूंकि इस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण है और इलेक्ट्रॉन का जुड़ जाना अपचयन है, तो यहाँ पर प्राप्त विभव को हम कहेंगे ऑक्सीकरण विभव, और यहाँ से प्राप्त विभव को कहेंगे हम अपचयन विभव। यदि आपको पूछता है ऑक्सीकरण विभव क्या है तो इस प्रकार के सेटअप बना करके आपको समझाना है, और अपचयन विभव क्या है तो इस तरह से उदाहरण लेकर के आपको समझाना है। दोनों को हम कहते हैं अलग अलग सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एकल इलेक्ट्रोड विभव, एकल इलेक्ट्रोड विभव, या ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव, या सिर्फ इलेक्ट्रोड विभव क्या है कहने से भी आप इनमें से किसी एक का उदाहरण दे करके बता सकते हैं, या दोनों को दे करके बता सकते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अब देखिए इन दोनों के अलग अलग पोटेंशियल को मेजर कर पाना संभव नहीं है। इसका ऑक्सीकरण विभव कितना होता है, इसका अपचयन विभव कितना होता है बताओ कहने से इसको मेजर कर पाना संभव नहीं है। भले हम ये बोले कि किसी तरीके से मेजर कर लें तो हम इसको अपचयन विभव कहते हैं, इसको ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, लेकिन मेजर करना संभव नहीं है। कैसे, क्यों नहीं है भाई? ये तो वही बात होगी ना, जैसे आपको हम पूछें कि आपका दिमाग कितना है, आपकी समझदारी कितना है बताओ, तो मुश्किल है। हम उसको हम कैसे कर जान सकते हैं? कुछ कंपेयर कर सकते हैं, कुछ और बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ आपका कुछ एग्ज़ाम ले लिया जाए, कुछ पेपर दे दिया जाए, कुछ क्वेश्चन पूछ किया जाए और देखा जाए कि कितना आंसर आपका सही था, आप कितना मार्क पाए हैं, तो दूसरे से तुलना करके बोल सकते हैं हाँ इसकी तुलना में इसका ज़्यादा दिमाग है, इसकी तुलना में इसका कम दिमाग है। और दूसरे यदि हम किसी को बोलेंगे तुम्हारे में ताकत कितनी है, एनर्जी कितनी है, शरीर में बल कितना है, तो उसको भी बताना मुश्किल है। इसके लिए हमको उसके कुछ कुश्ती कराना पड़ेगा दो के बीच में, या पंजा लड़ाना पड़ेगा, या रस्सी खींचने वाला कोई कंपटीशन करा के देखना पड़ेगा, तब हम कंपेरेटिवली बोल सकते हैं कि इसकी तुलना में इसका ताकत ज़्यादा है। वैसे ही यहाँ पर भी किसी भी एकल इलेक्ट्रोड का विभव कितना है ये मेजर कर पाना असंभव है, तो उसको दो अलग अलग इलेक्ट्रोड विभव को जोड़ करके फिर हम उसका विभवांतर निकालते हैं और बताते हैं कि हाँ इसका विभव से इसका विभव के बीच का डिफरेंस इतना आया, मतलब इतने का कम ज़्यादा है। तो इसको फिर हम अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को किसी एक तार के माध्यम से जोड़ दिया गया और दोनों के बीच में मान लो एक वोल्ट मीटर लगा दिया गया। ये कोई कंडक्टिंग वायर है, उसके थ्रू दोनों को जोड़ दिया। अब जैसे ही जोड़ते हैं देखिए इसमें क्या होता है, इस इलेक्ट्रोड से
जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बहुत सारे आगे हैं, ये इस तार के माध्यम से इधर जाने लगते हैं, इधर बहने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से तार के माध्यम से इस ओर जाने लगते हैं और यहाँ का सारा धनावेश खत्म हो जाता है। सॉरी, यहाँ के सारा ऋणावेश अर्थात इलेक्ट्रॉन अब चले जाने की वजह से ऋणावेश इसमें का चला गया और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इसका धनावेश भी अब खत्म हो गया। तो दोनों इलेक्ट्रोड के द्वारा जो अपोजिशन हो रहा था इस क्रिया के लिए, इधर इस क्रिया को अपोज कर रहे थे और इधर इस क्रिया को कर रहे थे, तो अब एक तरफ का अपोजिशन खत्म हो गया, ये वाला। अब इलेक्ट्रोड, अब इस इलेक्ट्रोड के द्वारा जिंक को जो पहले आने नहीं दे रहे थे उसको अब वो विरोध खत्म हो गया और इसमें कॉपर को जो इधर से धन आयन को ये आने नहीं दे रहे थे वो विरोध अब खत्म हो गया, इलेक्ट्रोड की तरफ से विरोध खत्म हो गया। तो वापस से यह अभिक्रिया चलने लगता है, ऑक्सीकरण होने लगता है और इसमें अपचयन होने लगता है और इस तरीके से यह दोनों को जब मिला देते हैं तो एक कंप्लीट सेल बनता है। पूरा कंप्लीट नहीं है, अभी हम समझेंगे। तो अब इसको जोड़ देने से यहाँ पर फिर ऑक्सीकरण प्रक्रिया फिर से चालू हो जाती है और अपचयन प्रक्रिया फिर से चालू हो जाता है और एक रेडॉक्स रिएक्शन अब कंप्लीट हो जाता है। दोनों को जोड़ देने से अब रेडॉक्स होने अभिक्रिया पूरा हो जाता है। यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पर अपचयन होता है। तो क्या यह प्रक्रिया हमेशा चलता ही रहेगा? नहीं, इसमें भी धीरे धीरे ये विलयन में फिर जो है धन आयन अधिक होने लगते हैं और यहाँ पर सल्फेट आयन अधिक होने लगते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ देर के बाद यह प्रक्रिया रुक जाती है, जिसके लिए यहाँ पर हम फिर एक अलग डिवाइस, एक अलग उपकरण जोड़ते हैं जिसे साल्ट ब्रिज कहते हैं। क्यों है, कैसा है और कैसे होता है उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ, इस सेल के संबंध में हमको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर हम इसमें जोड़ देते हैं एक साल्ट ब्रिज, ऐसा दोनों को जोड़ देते हैं ताकि दोनों का विलयन फिर से न्यूट्रल बना रहे और यह प्रक्रिया चलता रहे। हम बहुत डिटेल जाएंगे, अभी सिर्फ समझ लीजिए एकल विभव और कंप्लीट सेल कैसा होता है। अब दोनों के बीच का विभवांतर यदि हमको निकालना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, यह सेल जो सेल विभव मिलेगा वो किस से मिलकर मिलेगा? सेल पोटेंशियल, या इसको ईएमएफ ऑफ सेल बोलते हैं। ईएमएफ सेल का विद्युत वाहक बल, या इसी को बोला जाता है ई सेल। किसी सेल का विद्युत वाहक बल या इस सेल में पोटेंशियल डिफरेंस किस वजह से आ रहा है? क्योंकि इसकी टेंडेंसी है ऑक्सीकृत होने की, इसकी टेंडेंसी है अपचयित होने की। यहाँ सिंपल शब्दों में ऑक्सीकरण और अपचयन, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन होने की इस रेडॉक्स अभिक्रिया से यह सेल कंप्लीट हो रहा है। तो इसका जो भी विभव होगा उसको, और इसका जो भी विभव मिलेगा, इसको जोड़ देने पर यह सेल बन रहा है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कोई भी कंडीशन पर, किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी प्रेशर पर, किसी भी सांद्रता को ले लें, विलयन की सांद्रता कुछ भी हो, तो वहाँ पर अलग अलग कंडीशन में इसका और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होता है। टेम्परेचर बदलने से बदल जा रहा है, सांद्रता, विद्युत अपव्यय विलयन की सांद्रता बदलने से बदल जाता है, और इसके दाब, यहाँ पर जो वायुमंडलीय यदि कोई गैसीय इलेक्ट्रोड है तो उसके दाब बदलने से बदल जाता है। कहने का मतलब क्या हो रहा है, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 3 फैक्टर मुख्यतः प्रभावित करते हैं। विलयन की सांद्रता, उसकी मोलरता कितनी, 1 मोलर है, 2 मोलर है, 3 मोलर है, 4 मोलर है, हाफ मोलर है। जितना मोलरता बदलेंगे, सांद्रता बदलेंगे, तो उसका पोटेंशियल बदल जाता है। दूसरा
यहाँ पर टेम्परेचर कितना है वो यदि बदलते हैं तो भी बदल जाता है। और तीसरा, यदि गैसियस इलेक्ट्रोड है तो खास करके यहाँ पर आंशिक दाब कितना है उसके बदलने से बदल जाता है। और एक चौथा होता है कौन इलेक्ट्रोड कौन से लिया जा रहा है, उस इलेक्ट्रोड आयरन है कि कॉपर है कि जिंक के आधार पर भी बदलता है। तो मुख्य रूप से 3 चीज़ों के वेरिएशन से हमको मानक कंडीशन प्राप्त करते हैं, ताप, दाब और सांद्रण। तो अभी पर कोई भी रैंडम कंडीशन है, यहाँ पर कोई भी रैंडम कंडीशन ले लें, कोई भी टेम्परेचर, कोई भी सांद्रण और कोई भी दाब पर ले लेते हैं, तब हमको इस तरह का एक रिएक्शन देखने को मिलता है और इससे हमको एक सूत्र इस तरह से मिलता है। अब उसको क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, मानक कंडीशन लिया गया, स्टैंडर्ड कंडीशन बना दिया गया। 273 जोड़ करके इसको 298 केल्विन बना देते हैं। केल्विन में ज़्यादातर लिखा रहता है या सेंटीग्रेड में। 273 इसमें जोड़ देते हैं तो 298 केल्विन हो जाएगा। और दूसरा होता है प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब पर प्रेशर को रखा जाए और कंसंट्रेशन 1 मोलर रखा जाए। ये है 3 विशिष्ट कंडीशन। इसी यदि इन तीनों कंडीशन पर इतने टेम्परेचर पर, इतने दाब पर और इतने मोलर सांद्रण होना चाहिए, इस विद्युत अपघटन विलयन 1 मोलर होना चाहिए। जिंक सल्फेट 1 मोल होना चाहिए पर लीटर और यह कॉपर सल्फेट 1 मोल होना चाहिए पर लीटर में, तब हम बोलेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन हो गया। तो 1 मोलर सॉल्यूशन, एक वायुमंडलीय दाब और 298 केल्विन ताप पर यदि हम इसको रखते हैं तो उसको कहा गया है मानक परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है कहने से यही सारा सेटअप इस कंडीशन पर रखते हैं तो उसको बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक कंडीशन पर हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले इसके एक इस ऑक्सीकरण अर्धसेल को लिखा जाता है ऐसा, ठीक है, इसको लिख देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर लिखते हैं EMF ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। देखिए इस अर्ध सेल अभिक्रिया को, ऑक्सीकरण होने वाली इस अभिक्रिया को इस तरह से लिखेंगे, ये जिंक से जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है। यदि इसको हम जनरल फॉर्म में लिख दें, कोई भी एक मेटल ले लेते हैं तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है जनरल फॉर्म में। ये देखो, ये कोई मेटल है, क्या है वो आयन के फॉर्म में जा रहे हैं, इस तरीके से ये जनरल लिखा जाता है। और अपचयन वाले अर्धसेल के लिए उसको कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर क्या होता है, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में बदल रहे हैं। तो इसमें बुक्स में देखेंगे तो यहाँ पर एक्वस लिखा रहता है और यहाँ पर एस लिखा रहता है सॉलिड के लिए, लिखेंगे आगे अभी। तो ये इस तरह से लिखा जाता है, या जनरल फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ऐसा लिख देंगे। कोई मान लो मेटल को यहाँ पर हम पी ले लेते हैं अलग करने के लिए, और एन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वो ग्रहण कर रहा है और किसमें बदल रहा है, पी सॉलिड में, ठीक है। जैसे अंतर करने के लिए है, पी एम इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर एम है, सिंबॉलिक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है कोई भी रैंडम कंडीशन में, कोई भी टेम्परेचर, कोई भी प्रेशर, कोई भी सांद्रण पर यदि हम रखें तो इस तरीके से इसको लिखते हैं। ये ऑक्सीकरण अर्धसेल या ऑक्सीकरण विभव को दर्शाया जाता है ऐसा। ऑक्सीकरण हो, ये हो गया ऑक्सीकरण और ये हो गया अपचयन। तो यदि आप मानक कंडीशन ले लेते हैं तो मानक कंडीशन ले लेने पर यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं 0 या ओ जैसा बोलो, इसको पढ़ते इसको नॉट बोलते हैं, ठीक है। ई नॉट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, ई नॉट पढ़ा जाएगा। तो ई नॉट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, ई नॉट ऑफ कैथोड इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से अर्धसेल को मानक कंडीशन के लिए इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो इस तरीके से दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो कंप्लीट रिएक्शन अब दोनों को हम एक साथ लिख दे रहे हैं। ये ऑक्सीडेशन इस तरह से होता है, दोनों को एक साथ लिख दिए ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर रिडक्शन।
ये अब इसको जोड़ देते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन कट जाता है, तो जिंक कॉपर आयन और जिंक आयन प्लस कॉपर में, ये हो गया हमारा कंप्लीट सेल रिएक्शन। और इसमें देखिए अब इसका दोनों का विभवांतर कैसे निकाला जाता है, ये है रिडक्शन। तो ई नॉट ऑफ सेल अर्थात अपचयन वाले सेल का मानक अपचयन विभव, ऑक्सीकरण विभव मानक कंडीशन में, इस तरीके के सेल का विभव हम मापेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बार ऑक्सीकरण हो रहा है, एक बार अपचयन हो रहा है, एक बार ऑक्सीकरण हो रहा है। तो बाद में IUPAC ने ये बताया कि दोनों विभव को बोल करके कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों की सुविधा के लिए फिर कहा जाएगा कि ऑक्सीकरण विभव को हमको भूल जाना है। भाई इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसको कैसे भूलेंगे। उन्होंने कहा कि ऑक्सीकरण विभव जो है वो अपचयन विभव का उल्टा लिख देना है। ये देखो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विथ नेगेटिव साइन, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर विपरीत होते हैं, दोनों को हमको रिडक्शन के रूप में ही लिखना है, तो ऑक्सीडेशन विभव को नेगेटिव कर देना है। तो यहाँ से एक फार्मूला आपको मिलता है ई नॉट ऑफ सेल, मानक कंडीशन में जब कंडीशन फिक्स हो तब किसी सेल के सेल विभव को इस सूत्र से निकालेंगे, ई नॉट ऑफ सेल, इसको भी रिडक्शन लिखेंगे। तो देखिए जनरली एक लिखने का तरीका है, राइट साइड में हमको क्या करना है, एक्चुअल में जो अपचयन होता है उसको लिखेंगे, ये लिखने की परिपाटी है, तो इसको हम लिख देंगे लेफ्ट, ई नॉट ऑफ राइट साइड वाला हाफ सेल माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट हैंड वाला सेल, दोनों के अपचयन विभव के अंतर से हमको सेल का ईएमएफ मिलता है मानक कंडीशन में। बार बार बोल रहा हूँ मैं, ये मानक कंडीशन की सूत्र है और इनका मानक कंडीशन में सभी का अपचयन विभव कैलकुलेट करके बता दिया गया है, जिसको विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। आगे हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट किया गया और कैसे टेबल बनाया गया, सब देखेंगे। अभी एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, पूरे विद्युत रासायनिक सेल पर जो भी पढ़ाई करेंगे उसका एक जनरल आइडिया है यहाँ पर। और ये फार्मूला को हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में। मानक कंडीशन में दोनों हाफ सेल के लिए मानक अपचयन विभव दे दिया रहेगा, तो इस फार्मूला से डायरेक्ट उसको घटा देना है और निकाल लेना है। और यदि मानक कंडीशन नहीं है तो उसके लिए नस्ट इक्वेशन आएगा, जिसको समझेंगे हम। तो ये हो गया हमारा मानक कंडीशन में मानक अपचयन विभव के माध्यम से किसी सेल के लिए विभवांतर निकालना है या ईएमएफ ऑफ सेल निकालने का फार्मूला हो गया। अब लास्ट में हम आपको बता देते हैं किसी भी विद्युत रासायनिक सेल को कैसे लिखा जाता है। हर बार ऐसी डिब्बा बनाओ और ऐसे इतना बड़ा बड़ा चित्र बना कर क्वेश्चन थोड़ी देगा, कंपटीशन एग्जाम में ऐसा बनाया हुआ नहीं रहता है, उसमें एक लाइन में लिख दिया जाता है। हमको भी लिखना सीखना है यहाँ पर। तो एक लाइन में सेल को कैसे लिखा जाता है वो हम आपको लिख करके बता रहे हैं। ये देखिए, ये ऐसे मान लिया गया है, हमेशा ऐसा इसको परिपाटी बना दिया गया है कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीकरण हाफ सेल को लिखा जाता है, राइट साइड में अपचयन हाफ सेल को लिखा जाता है। कॉपी में, ब्लैक बोर्ड में, आप लैब में प्रैक्टिकल करते समय आपको इधर इधर लेफ्ट और राइट से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर कहीं इधर भी रखो आपको वोल्टेज दिखेगा और एमीटर से उसमें करंट मिलेगा। लेकिन कागज में, ब्लैक बोर्ड में ऐसे ही लिखने का तरीका है, इसलिए जब ऐसा डिब्बा न बनाए तो एक लाइन में कैसे लिखा जाएगा। लेफ्ट साइड में एनोड और उस विलयन की सांद्रता लिखी जाती है, जैसे एनोड, एनोड लिखेंगे। एनोड कौन से धातु का है, यहाँ पर जिंक है तो यहाँ पर जिंक लिखेंगे और उसमें विलयन की सांद्रता कितनी है, उस सांद्रता। और फिर डबल लाइन दिया जाता है, ये होता है लवण सेतु के लिए। क्या है, कैसे, आगे पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस बस बताया जाएगा, बस देखते जाइए। ये हो जाएगा हमारा लवण सेतु, ये है साल्ट ब्रिज।
अगर में जो अपचयन हो रहा है उसकी विलयन की सांद्रता को लिखा जाएगा, और उसके बाद इसमें कैथोड क्या है उसको लिखा जाएगा, सांद्रता यहाँ पर लिख देंगे कैथोड, इसको भी हिंदी में लिख देते हैं एनोड, फिर उस विलयन की सांद्रता और इधर की सांद्रता पहले उसका कैथोड। जैसे इसके लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, जिंक सॉलिड है और ये किस में जा रहा है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में। और यहाँ पर जो जिंक आयन का सांद्रता है, इस विलयन की सांद्रता है, उसको यहाँ पर लिखेंगे, मान लो 1 मोलर है, तो 1 मोलर जो भी रहेगा, मानक कंडीशन में तो 1 मोलर ही रहेगा, लेकिन कोई भी रैंडम कंडीशन में यहाँ पर 0.1 हो सकता है, 0.01 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये लवण सिद्ध हो गया। और इस वाले सेल का सांद्रता कितना है, कॉपर 2+ आयन है एक्वस फॉर्म में, और उसका सांद्रण है मान लो 0.01 मोलर। तो ये हो जाएगा विलयन की सांद्रता। और कैथोड क्या है, तो कॉपर सॉलिड है। देखिए ये इस तरह से लिखा जाता है। ये बीच में जो डबल खड़ी लाइन है, ये है लवण सेतु, यहाँ लिखेंगे भी लवण सेतु। उसका देखो पूरा रिएक्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एनोड में होने वाली रिएक्शन दिख रहा है, जिंक से जिंक आयन में बदल रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, मतलब ऑक्सीकरण। और यहाँ पर कॉपर आयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर सॉलिड में बदल रहा है, मतलब अपचयन। तो इधर लिखा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और इधर लिखा रहता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब बीच में होता है, इसको सेपरेट करने के लिए लवण सेतु। तो ये है वे ऑफ राइटिंग ऑफ सेल। किसी सेल के लिए लिखने का ऐसा तरीका है, इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, इसको देख करके आपको समझना है, ठीक है। और ये एनोड कैथोड क्यों बोला जाता है, कैसा बोला जाता है, ये अभी आपको बताया नहीं गया है, वो सब बताएंगे धीरे धीरे। तो इस तरफ में जो ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड कहा जाता है, और जिसमें अपचयन होता है उसको कैथोड कहा जाता है। तो ये इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, तो आपको समझ लेना है कि इधर वाला एनोड और एनोड प्रोडक्ट है, कैथोड कैथोड प्रोडक्ट है, साल्ट ब्रिज है, और इसका सांद्रता इतना है, इसकी सांद्रता इतना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।